Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. In the last few episodes, we have spoken about the Indian culture, which is very rich, and the core values. So when I was talking about the core values and when I wrote an article also based on that, I got some comments from some of you mentioning about that this makes a sense. But at the same time, how do we inculcate those values in our children in today's time? Because there are many children who are not behaving in that manner as they are supposed to be. And they said that there may be a few examples which I gave in one of the videos who might be behaving in that particular manner. But there are many children who are getting influenced by their peers and they're doing certain things which are not good. So then I thought about it and I realized that there may be some children who may not be exhibiting those values which I had mentioned in my video and in my article as well. So what may be the possible reasons for that and how can we take care of that? अब ये तो आप बात मान के चलिए कि जो शिक्षा है, शिक्षा का उद्देश्य ही एक होता है कि जो बच्चे के अंदर हिडन पोटेंशियल है, जो बच्चे के अंदर शक्ति है, उसको हमें बाहर निकालना है। और अगर शिक्षा ये काम कर पाती है तो हम सच में बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं, और शिक्षा अगर ये काम नहीं कर पाती है तो फिर कहने के लिए शिक्षा है। और हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सब कुछ तो आपके अंदर है, लुक विद इन स्पाइट ऑफ लुकिंग आउटसाइड। अगर अंदर हम देखें तो अगर जो अंदर की क्षमता है हमारे बच्चों की, अगर उनको बाहर निकालते हैं तो और उसमें शिक्षा ही हमें हेल्प कर सकती है। तो जब मैं आप लोगों के इन सवालों के उत्तर खोज रहा था तो उसी दौरान मुझे किसी एक अखबार में आई कैजुअली लुक्ड एट एन एडवर्टाइजमेंट एंड दैट एडवर्टाइजमेंट वाज लाइक फॉर सम इंस्टीट्यूशन, जिसमें लिखा हुआ था कि हम शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं बच्चों को। तो मैंने वो पढ़ा और पेज पलट दिया, बट ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट टू रीड इट अगेन. And I found something not very convincing to me. And then I thought that क्या शिक्षा संस्कार से अलग है, और कोई भी एजुकेशन, कोई भी शिक्षा जो संस्कार विहीन है, जिसमें संस्कार नहीं है, क्या वो उसको हम शिक्षा कह सकते हैं? तो मैंने काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि नहीं, संस्कार ही शिक्षा है। अगर हमने बच्चों को संस्कारित कर दिया, अगर बच्चों को हमने वैल्यूज दे दी, तो हमने समझिए कि हमने बच्चों को शिक्षित कर दिया। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लर्निंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स, नोइंग द फैक्ट्स अराउंड व्हाट इज हैपनिंग, ऑल दैट कैन बी रिसीव्ड बाय द चाइल्ड फ्रॉम एनीवेयर। तो लेकिन वैल्यूज जो हैं वो हम लोगों को एज टीचर्स एंड एज पेरेंट्स ही बच्चों को देनी पड़ेंगी। और मैं ये कहूंगा कि वो वैल्यूज बच्चों के अंदर है, सिर्फ उन वैल्यूज को उभारना है, सो दैट द चिल्ड्रन आर एबल टू फेस दिस वर्ल्ड और द चैलेंजेस लेटर ऑन, एंड दे कैन मेक द लाइफ ऑफ एवरीवन अराउंड देम बेटर, एंजॉयबल, हैप्पी। हम लोग सब सुखी रहना चाहते हैं। हम सुखी रहने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे अपना विचार है, आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कि बिना संस्कारों के शिक्षा नहीं है। और संस्कार हमने दे दिए तो शिक्षा डेफिनेटली हमने दे दी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सो कॉल्ड, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, तो कहा तो ये जाएगा कि वो शिक्षित नहीं है, लेकिन वो इतने संस्कारित होते हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, जो आसपास है, समाज है, उनको सबको इतना हेल्प करते हैं कि पूछिए नहीं। तो संस्कारित व्यक्ति तो मैं मानता हूं शिक्षित है। शिक्षित व्यक्ति संस्कारित हो, इस पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। और जो मेरे से ये सवाल पूछा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन वैल्यूज को नहीं फॉलो करते, तो शायद हमने उनको शिक्षित तो कर दिया है, लेकिन संस्कारित करने में हम कहीं थोड़ा सा चूक कर गए हैं। अब इसको किया कैसे जाए? तो इसी में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो स्कूलों में होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज जो स्कूल में होते हैं, ऑल थ्रू द ईयर होती है। उसमें डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट डेज होते हैं। जिन्होंने बहुत देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, उनकी हम जन्मोत्सव मनाते हैं। और हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी स्कूल्स में होती है। इन्हीं में एक आता है कि पेरेंट्स को, बिकॉज हर एक्टिविटी में पेरेंट्स को बुला पाना शायद स्कूल्स के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो एक एनुअल फंक्शन सभी स्कूल्स ऑलमोस्ट करते हैं। और जो आपका वार्षिकोत्सव है उसके अंदर एक थीम लेकर के, या कि जिसका जैसा भी करना होता है, बट मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं, मुझे अभी याद आया कि पिछले दिनों में एक एनुअल फंक्शन स्कूल में हुआ। हमेशा एक थीम बेस्ड होता है, तो इस बार की थीम इस तरह की ली गई थी कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है
तो उसका एहसास होते ही हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हमें कभी भी अपने अहम को, अपनी ईगो को इसके बीच में नहीं आने देना चाहिए कि हम किसी से माफी ना मांग पाए, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जैसे ही हमसे गलती होती है हमें गलती का आभास हो जाता है। और दूसरी बात ये थी कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि हम भी उससे ज्यादा गलत या उतना ही गलत किसी और के साथ करें। तो ये दो चीजें थी जिनके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे, बट बहुत सारी चीजें उसमें बताई गई और बच्चों ने जब उसको सीखना शुरू किया, इट वॉज अ डिफिकल्ट वन फॉर दोज चिल्ड्रन ऑफ एज 14 to 17. आई मीन दैट इट वॉज बेसिकली फॉर अ मैच्योर एक्टर्स, बट these children were very enthusiastic and the school teachers were also very enthusiastic. हम ये करेंगे। और जब बच्चों ने वो करना शुरू किया तो इनिशियली तो देखा जाता है कि बच्चों को थोड़ा चलने में भी तकलीफ हो रही थी, एक जगह खड़े होने में तकलीफ हो रही है, एक्टिंग की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। बट स्लोली एंड स्लोली व्हेन चिल्ड्रन अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दोज डायलॉग्स व्हिच दे हैड टू स्पीक, आई मीन दे बिकेम एब्सोल्युटली वंडरफुल चिल्ड्रन। नॉट ओनली द एक्टर्स, मेरा ये नहीं है कि वो एक्टर बनाना ही हमारा कोई उद्देश्य था, उन बच्चों को वैल्यूज बताना। और उन वैल्यूज में देखिए ये भी बात है कि कैसे खड़ा होना है, कैसे आपको चलना है, कितना पीछे चलना है, कब पीछे हटना है। तो मतलब आप लगाइए कि जो उनके डायलॉग्स थे, अपना ही डायलॉग बच्चे को याद नहीं था, उसको पूरा जो 1.5-2 घंटे का ये प्ले है और इसके अंदर जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, दे न्यू द डायलॉग्स ऑफ ईच अदर। क्योंकि हमने ये देखा कि अगर कोई बच्चा किसी प्रैक्टिस के वक्त में नहीं आ पाता था किसी कारण में स्कूल, तो दूसरे बच्चे प्रॉक्सी कर लेते थे, उसके बड़ी आसानी के साथ कर लेते थे। तो बच्चों ने इतना सीखा, इतना एंजॉय किया कि आप मानिए कि जो बच्चा 2 मिनट बैठ नहीं पाता था अपनी जगह, वो अब आराम से 1.5 घंटे बैठ करके सब कुछ एंजॉय कर रहा है, देख रहा है, विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द फेस। कोई उसके अंदर स्ट्रेस नहीं है और वो बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है। और जब ये प्ले हुआ, सभी पेरेंट्स ने और जो जितने भी हमारे गेस्ट थे, सभी ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और जब ये बात हुई तो हमने चाहा कि भाई मैं ये समझूं कि पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है, पेरेंट्स ने क्या इन बच्चों के बिहेवियर में कोई चेंज देखा फॉर द बेटर और अदरवाइज। तो हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की, उनसे बात की, एक साथ बैठे और बात की, तो पता चला कि उनका खुद का ये मानना है कि विद इन स्पैन ऑफ लाइक 2 months देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चे थोड़ा सा कैजुअली बिहेव करते थे, मतलब विद इन 2 months दे स्टार्टेड बिहेविंग वेरी रिस्पॉन्सिबली फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द फैमिली मेंबर्स अराउंड। और इतनी मतलब उनके अंदर पॉजिटिविटी आ गई कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स तो भाव विभोर थे इस बात से। और उनको सच में ये लगा कि इनिशियली हमें लग रहा था कि बच्चे शायद क्लासेस मिस करेंगे तो नुकसान होएगा, बट उनको लगा कि नहीं, वो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, उसमें तो फायदा ही हुआ इन बच्चों को। बल्कि और इन बच्चों ने जो वैल्यूज सीख ली हैं इस प्रैक्टिस के दौरान, वो तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ऐसा पेरेंट्स का बोलना था। और सभी पेरेंट्स ने अपनी बात रखी और हर एक ने ये कहा कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ वैल्यूज हुआ है। तो जब मैंने भी बच्चों से बात की तो अलग से भी, तो मुझे तो ये सुन के भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आजकल डिजिटल टूल्स का यूज बहुत ज्यादा हो गया है और हम सब लोग कभी कभी इस बात से परेशान हो जाते हैं, क्या कभी करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमेशा हमारे ऊपर छाया हुआ है। तो यहां पर भी बड़ा सवाल उठता था कि भाई पेरेंट्स को भी जब हम कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा डिजिटल टूल्स से थोड़ा दूर रखो, तो पेरेंट्स का सवाल भी हमेशा ये होता था, भाई इसको करें कैसे। तो हम ये एक सलाह देते थे कि भी पहले हमें खुद को थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी कि जब हम घर पर हैं, बच्चों के साथ हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ और फैमिली एक साथ बैठी है और कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो कोई मोबाइल दूर रहे, लैपटॉप दूर रहे, आईपैड दूर रहे, इस तरह की चीजें दूर रहे और हम एक दूसरे से बात करें। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। जब मैंने इन बच्चों से बात की जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने पाया कि बच्चों का यहाँ प्रैक्टिस करते थे, स्कूल के दौरान जितना भी प्रैक्टिस का बच्चों को टाइम मिलता था वो प्रैक्टिस करते थे। और ये कहते हैं कि मतलब अनजाने में, अननोइंगली, आई मीन दे डिडंट मेक एफर्ट्स बट दे गोट अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स कंसिडरेबली। मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल छूट गया होगा, लेकिन जितना समय वो यूज करते थे पहले, उसके मुकाबले काफी कम इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक तो जो चीजें उन्होंने सीखी थी वो उनके दिमाग में छाई रहती थी, वो जाकर के अपने पेरेंट्स से उसके बारे में बातें करते थे, तो एक समय भी नहीं मिलता था, उनका ध्यान ही नहीं जाता था उस चीज की तरफ, एंड दे कुड सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स।
of that sort which waste a lot of our time. तो आप देखिए कि अगर इन कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू भी हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और इसको बहुत सीरियसली इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चों की जो ये आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप मोबाइल इस्तेमाल मत करो। तो डिजिटल फास्टिंग कुछ समय के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर उसके लिए कोई थोड़ा दूर थोड़ा पास सीरियल नहीं बनाना पड़ेगा किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को, जो कि आजकल एक ओटीटी पे मैं देख रहा हूं। एंड डेफिनेटली आई टेल यू व्हेन आई वॉच दैट पर्टिकुलर वेब सीरीज I found that it's really difficult for the people to remain away from phone or without phones and without a laptop or without internet. ये बहुत मुश्किल हो गया। बट अभी भी समय है हमारे पास में कि हम इसको बैलेंस कर लें। बैलेंस कर लेंगे, थिंग्स विल बी वेरी नाइस। एंड ये अगर हम अपने बच्चों को भी सिखा दें, और कैसे सिखा सकते हैं? आवर एक्शंस स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। हम भाषण बहुत देते हैं लेकिन करते कम है, और जब करते कम है तो फिर मुश्किल होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा, कोर वैल्यू जो है हमारी, चाहे वो आपको मैं याद दिलाऊं, ह्यूमिलिटी, बीइंग ग्रेटफुल, बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स, फैमिली बॉन्डिंग, ये है हमारे यहाँ और आगे भी रहेगी अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, स्कूल्स ध्यान रखें और घर में भी हम इन चीजों के ऊपर बात करें। मैं आपको दो चीजें यहां पर इसके बाद जोड़ूंगा। दो क्लिप हैं, एक में तो जहां ये बात आती है कि हमें माफी मांग लेनी चाहिए, हमें अपनी गलती का एहसास होते ही, नहीं तो पछतावा रहता है, और दूसरी है जिसमें ये कहा गया है कि मेरे ऊपर हुआ जुर्म, मुझे दूसरे इससे बड़ा जुर्म करने का कोई इजाजत नहीं देता, मुझे कोई राइट नहीं मिलता उस चीज का। तो आप इनको सुनिए, और मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों को हम संस्कारित करें तो शिक्षित तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इस बात पे हम ध्यान रखें। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। इसी आशा के साथ नमस्कार। गॉड ब्लेस अस ऑल। उद्धव, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने कृष्ण के सुदर्शन चक्र को पाने के लिए खूब प्रयास किया। सुदर्शन चक्र पाकर मैं कृष्ण की ही हत्या करना चाहता था। कृष्ण की हत्या? तात, कृष्ण को मारकर स्वयं वासुदेव बनने का स्वप्न देख रहा था मैं। मुझसे यह वेदना अब सहन नहीं होती है उद्धव। मुझे एक बार कृष्ण के पास ले चलो। उनके चरणों में बैठकर मुझे अपना पाप स्वीकार करना है। अपने कुत्सित नीच कर्मों की क्षमा मांगनी है तात, क्षमा मांगनी है। कभी कभी छोटी सी गलती और अहंकार भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन जाती है। अहंकार कष्टों का मूल है, अतः एक बात गांठ मान लो, यदि जीवन में कोई भी गलती हो तो उसका एहसास होते ही, छोटा या बड़ा, भूल कर तुरंत उस कृत्य के लिए हृदय से क्षमा मांग लेनी चाहिए, वरना सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। अहम व्यथा का मूल है अहम कुटिल व्यवहार, जो कुछ तेरी भूल है क्षमा मांग स्वीकार। देर हुई पछताएगा, लेकर मन में शोक, प्रायश्चित ना कर सकेगा, समय न आएगा
व्यक्ति चाहे जितना महान हो, व्यक्ति पर हुआ अन्याय चाहे जितना भी निष्ठुर हो, तब भी किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति को अपना एकाधिकार स्थापित करने का अधिकार नहीं जाता। लेकिन कृष्ण, मामा, एक अन्याय का सामना उससे बड़े अन्याय द्वारा नहीं किया जा सकता। मामा, यह बुनियादी सत्य आप कैसे भूल गए?